एग्जाम बूस्टर कोर्स में केमिस्ट्री का मास्टर वीडियो नंबर 2 आज आपके लिए हम ला रहे हैं। और अब इसमें इस तरह से प्रॉब्लम का कलेक्शन हमने या कि मेन टॉपिक का कलेक्शन किया है जिसमें चैप्टर की बाध्यता नहीं है। हम आपको यह कहना चाहेंगे कि आप अगर इसके एक एक लाइन को गौर से देखने और समझने का काम करें तो आपको ऑब्जेक्टिव और कुछ हद तक इसके सारे सब्जेक्टिव पर भी आप प्रैक्टिस करने में पीछे नहीं रहेंगे। तो हमारा ये प्रयास आज है कि इस लेक्चर में हम आपको मिली जुली हुई एक व्यवस्था और कुछ नए नए टर्म से हम आपको रूबरू कराएंगे। आइए देखते हैं एक तरफ से उभय विस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि दो अगर यौगिक आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर रहे हैं तो एक आयन दूसरे के साथ और दूसरे का आयन पहले के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक का निर्माण करें। तो हमने इसके लिए बिल्कुल एक उदाहरण, एक रिएक्शन लाया हुआ है और वो रिएक्शन देखिए हमारे सामने में है कि अगर सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जाए तो ये सिल्वर का क्लोराइड और सोडियम का नाइट्रेट बनाएगा। कैसे होता है ये? सिल्वर नाइट्रेट आयोनाइज होगा Ag+ और NO3- में। मेरे पास जगह की थोड़ी कमी है, यहाँ मैं दिखा देता हूँ। यहाँ से ये जो AgCl है ना, ये AgCl टूटेगा, पहले Ag+ बनाएगा और +Cl- बनाएगा। थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक उसी तरह से सोडियम क्लोराइड भी टूटेगा तो NaCl भी आयोनाइज होगा तो ये Na+ बनाएगा और +Cl- बनाएगा। सॉरी, AgNO3 है ना, AgNO3 है, सिल्वर नाइट्रेट है आपका, तो सिल्वर नाइट्रेट है, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड हमने ले लिया था, है ना। तो ये क्या होगा? सिल्वर नाइट्रेट है हमारे पास, AgNO3 है। आपको बढ़िया से दिख जाएगा कि किस तरह से ये एक दूसरे के साथ ये नाइट्रेट आयन, अब क्या होगा देखिए तो, यह Ag इस Cl के साथ और ये सोडियम इस नाइट्रेट के साथ जुड़ करके एक नए यौगिक जो सिल्वर क्लोराइड है और सोडियम नाइट्रेट है। देखिए ना, इसके परिणाम स्वरूप हमें मिलता क्या है। ये इसके साथ जुड़ेगा तो NaNO3 बना लेगा और प्लस ये इसके साथ जुड़ेगा तो AgCl बना लेगा। उभय विस्थापन का मतलब क्या हुआ? उभय मतलब होता है दो, यानी Ag भी विस्थापित हुआ और सोडियम भी विस्थापित हुआ और दोनों इंटरचेंज हो करके इसका नाइट्रेट आयन सोडियम के साथ और इसका क्लोराइड आयन इसके साथ, यानी उभय विस्थापन, धनायन और ऋणायन दोनों का विस्थापन हुआ और एक दूसरे के साथ जाकर के एक नया जो ये कंपाउंड है यानी यौगिक है उसका निर्माण किया है। तो रिएक्शन आपके सामने है। मुझे लगता है कि उभय विस्थापन अभिक्रिया को समझने में यहाँ से आपको आसानी हुई होगी। अब आगे देखिए, एक बढ़िया रिएक्शन है जिंक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, यह मिल करके Zn और CO2। तो कहने का मतलब है इससे ऑक्सीजन हटा है। यह रिएक्शन ऑक्सीकरण अवकरण की तरफ आपको इशारा करता है। ये कह रहा है कि इस प्रतिक्रिया में जिंक का क्या हुआ, तो ऑक्सीजन का हटना अवकरण, ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण। यह बात हम आपको, किसी भी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग होना ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है और किसी भी तत्व से ऑक्सीजन का रिमूव होना मतलब अलग होना अवकरण कहलाता है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया में जिंक का क्या हुआ है? अवकरण हुआ है। यही आपको समझना था, यानी ऑक्सीकरण अवकरण को समझने के लिए यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया आपके सामने हमने लाया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। प्रकाश यानी फोटोकेमिकल रिएक्शन इसको कहते हैं। सो फोटोकेमिकल रिएक्शन में हमेशा प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है। इस बात का ध्यान हम लोगों को रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं। एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों साथ साथ होते हैं, उस अभिक्रिया को रेडॉक्स रिएक्शन हम लोग कहते हैं। ये जानकारी के तौर पर आप रख लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में आपका काम देगा। खाना बनाने में प्रयुक्त एलपीजी, इस पर तो बहुत चर्चा हम लोग किए हुए हैं। कार्बन और उसके यौगिक में हम लोगों ने लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको एलपीजी कहते हैं, उस पर बृहद चर्चा की है। जो मुख्य रूप से क्या होता है, ब्यूटेन का घटक होता है। मैंने कहा था आपको, है ना, आइसोब्यूटेन और नॉर्मल ब्यूटेन दोनों का मिक्सचर रहता है, तो मुख्य घटक इसका कौन है, ब्यूटेन है। हालांकि आपको मैंने ये भी, आप याद कीजिए उस समय को, या वीडियो जा करके देखिए, इसमें गंध जो आपको एलपीजी के लीकेज का आता है, वो गंध किसकी वजह से आता है, तो इथाइल मरकैप्टेन नाम के एक गैस की बात हमने की थी। उसके चलते आपके इस एलपीजी में गंध आती है। अगर कहीं से लीकेज हो गया तो हमको पता पड़ जाता है यहाँ गैस लीक कर रहा है। खैर, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को सड़ने से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट का व्यवहार किया जाता है। एंटीऑक्सीडेंट एक ऐसा केमिकल है जो वसायुक्त खाद्य पदार्थ, जैसे तेल में बना हुआ कोई चीज है, उसको हम लंबे समय तक रखना चाहते हैं, तो इसके लिए एंटीऑक्सीडेंट का यूज हम लोग करते हैं। ये बीएसटी बीएचएल नाम से सब ऑक्सीडेंट आते हैं, जो जिसके विषय में चर्चा अभी हम लोगों को नहीं करनी है। बस ये समझना है कि एंटीऑक्सीडेंट एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करता है, रक्षक का काम करता है, जो हमारे इस वसायुक्त भोजनों को, खाने को सुरक्षित रखता है, उसको सड़ने नहीं देता, उसको सेफ रखता है। तो ये आपको समझना है। अब देखिए, 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन आप देख लीजिए। क्वेश्चन मैं इसीलिए लाया हूं कि आपने कितना चीजों को याद रखा है। मैंने एक लिस्ट आपको बिल्कुल टेबल बना करके दिया हुआ था, पीएच मान वाले सभी पदार्थों का, दूध का, खून का, पसीना का, इस तरह से बहुत सारे मतलब खाद्य पदार्थों का हमने आपको पीएच वैल्यू का लिस्ट दिया था। तो कहा था कि इनमें न्यूनतम पीएच किसका है, दूध का है कि लार का है कि खून का है कि आमाशय रस का है। तो बाकी यहाँ पर जितने लिस्ट हैं उसके हिसाब से आमाशय रस का जो पीएच मान है वो सबसे कम होता है, यानी उसके बदले खून, लार, दूध, इस सब का पीएच आमाशय रस की तुलना में ज्यादा होता है। पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए कि कुछ ऐसे लिस्ट जो हमने आपको सप्लाई किए हैं, उस लिस्ट को अगर आपने नजरअंदाज करा तो आपको परेशानी हो सकती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बिल्कुल याद रखने वाला है। भले ये एक इस समय में दूध, लार, खून और आमाशय रस है, कहीं अलग ग्रुप दे करके देगा तो हमेशा आमाशय रस को ही ध्यान में नहीं रखना है। इसका मतलब ये है कि बाकी तमाम जितने भी पीएच वैल्यू वाले हैं चीजें, उसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। ऑप्शन नया भी बन सकता है, ये जरूरी नहीं है कि इसी ऑप्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए इन बातों पर ध्यान देना है। किसका पीएच सर्वाधिक क्षारीय श्रेणी में है, तो पित्त रस का सर्वाधिक क्षारीय श्रेणी में जिसका है। इसके लिए भी 4 ऑप्शन दिए हुए थे, तो मैंने उस ऑप्शन से आपको, लेकिन मोटा मोटी इसका होता है ज्यादा, तो पित्त रस का जो पीएच वैल्यू है वो सबसे अधिक होता है। जलीय विलयन में अधिकतम पीएच मान होता है, इसमें 4 ऑप्शन लगाया हुआ है। सोडियम क्लोराइड, जलीय विलयन में अधिकतम पीएच मान सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का पीएच वैल्यू इसमें सबसे अधिक होता है, इस बात का ध्यान आपको रखना चाहिए। तो इस 4 ऑप्शन में जो आपके सामने है वो सोडियम कार्बोनेट है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं, पीएच की सही परिभाषा। एक बढ़िया क्वेश्चन जो कि पहले भी हमने आपके साथ डिस्कस किया हुआ। पीएच की सही परिभाषा यही है, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन के लॉग का नेगेटिव मान, यही पीएच होता है। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन, यानी एच आयन की सांद्रता किसी विलयन में कितनी है उसका लॉगरिथमिक वैल्यू ले लीजिए और उसमें एक माइनस साइन लगा दीजिए, तो एग्जैक्टली आपको पीएच मान निकल करके आ जाएगा। तो ये पीएच मान की परिभाषा एक तरह से, इसको हमेशा ध्यान रखें। हमने बार बार आपको कहा है कि
लोगों की बात में पड़ने की जरूरत नहीं है। लोगों का काम है कहना। लोग अच्छे भी कहेंगे आपको, लोग बुरे भी कहेंगे, पर इससे कभी घबराने की जरूरत नहीं है। दिन भर बैठो, सारी दुनिया, सारे स्टूडेंट्स बिहार के जी जान लगा करके मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी उसमें पीछे रहने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। एक 1.25 महीने का खेल है, लड़ जाइए अपने किस्मत के साथ और ले आइए रिजल्ट 400 पार। नहीं आया तो आपको सर उठाने करके कोई बोलने नहीं देगा, तब आप इस प्लेटफॉर्म को दोषी नहीं ठहराना। ये प्लेटफॉर्म आपको बिल्कुल आपके उस सपने की तरह है जो आपको सोने नहीं देता है, और ये हमेशा आपको कहता है कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, और ये सच्ची बात है। आगे देखते हैं। 25 डिग्री धातु जो HCl, ये भी चर्चा हमने किया हुआ है कि धातु जो HCl और NaOH दोनों के साथ अभिक्रिया कर H2 देता है, वो कौन है मालूम है ना? जस्ता यानी जिंक। इसकी चर्चा बृहद पैमाने पर हमने की हुई है, बल्कि आपको दोनों ही रिएक्शन हमने आपको दिया है। शायद आपको याद होगा कि जब जस्ता सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो सोडियम जिंकेट बनाता है और साथ में H2 गैस देता है। जब HCl के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक का क्लोराइड बनता है और H2 गैस रिलीज करता है। ये दोनों ही रिएक्शन हमने आपको सिखाया हुआ है। 25 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। जिस विलयन का pH 3 होगा तो POH का मान 11 होगा। वो तो आपको पता है कि pH प्लस POH का वैल्यू हमेशा 14 के बराबर होना चाहिए, यानी 14 के बराबर होना चाहिए। जिस किसी सॉल्यूशन का pH मान 8 है, इसका मतलब उस सॉल्यूशन का POH मान क्या है? 6 है। समझ गए ना? और 7 से ज्यादा होगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता है वो कम होगी, क्योंकि pH मान बढ़ेगा, और जब pH मान बढ़ेगा तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कम हो रही है, तो वो सॉल्यूशन क्या होगा? क्षारीय होना शुरू हो जाएगा। आपको तो मालूम है कि 7 पर न्यूट्रल होता है, 7 से कम अम्लीय, 7 से अधिक तो क्षारीय। आगे बढ़ते हैं। जिस विलयन का pH 3 है उसका POH मान क्या होगा? 11 होगा। ये भी समझना। बैटरी अम्ल, देखिए कुछ नए नए शब्द हम आपके लिए लाए हैं, और उन नए नए शब्द वाले क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस करना है, थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि वो ट्रेडिशन से हटकर है, तो उसको ज्यादा संभावना है कि वो आपको काउंटर कर जाएगा एग्जाम में। इसीलिए उस पर बैटरी अम्ल किसको कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल को बैटरी अम्ल कहते हैं। यानी बैटरी में जो यूज करते हैं जिस एसिड का, वही वो एसिड कौन सा है? ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, सल्फ्यूरिक एसिड है। इमली में पाया जाता है। बेटा कितनी बार चर्चा हुई है टर्टरिक अम्ल। अब तो मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिख नहीं रहा है, इतने ज्यादा हमने आपके लिए काम किए हैं, इतना ज्यादा वीडियोज हमने आपको सप्लाई किया है कि हर स्टेप पर मैं जहां देखता हूं वहां मुझे दिखता है कि ये सारा क्वेश्चन हमने बच्चों को करवा दिया है। फिर भी मास्टर वीडियो बना करके दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस करना, इसको देखोगे तो ऑब्जेक्टिव याद होगा, और सब्जेक्टिव के लिए भी हम आपको जरूर इंड्यूस करेंगे, प्रयास करेंगे, उसकी चिंता नहीं करनी है। अब कहता है कि ये 4 चीज दिए हुए हमारे पास है ना, और इसमें कहता है कौन भास्मिक लवण है, तो ये PbOH है ना। आपको भास्मिक लवण है, KCl नहीं होगा, NaHSO4 नहीं होगा, सोडियम बाइसल्फेट नहीं होगा। ऑल फैक्ट्री सूचक है, ये भी देखिए एक नया क्वेश्चन है। ऑल फैक्ट्री सूचक में प्याज, लौंग, वेनिला इत्र, और ऑल फैक्ट्री सूचक नहीं है तो कौन? फेनोल्फथालीन। ये भी क्वेश्चन एक नया पैटर्न, नए शब्द से बना हुआ है। प्रस्वेद्य लवण है अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड। अनार्द्र कैल्शियम क्लोराइड को हम लोग प्रस्वेद्य लवण कहते हैं। यह भी एक नया क्वेश्चन है। जल में अस्थायी खारापन, जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है सोडियम कार्बोनेट। ये भी क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, इस पर भी ध्यान आप दे सकते हैं। जल में अस्थायी खारापन दूर करने के लिए प्रयुक्त होता है कौन? सोडियम कार्बोनेट का यूज करते हैं हम लोग। पीतल में मिश्रण होता है, ये एलवाई में आपको ऐसे बहुत सारे एलवाई हैं। पीतल में मिश्रण होता है कॉपर और जिंक का, Cu प्लस Zn मिलकर के क्या बनाता है? ये मिश्र धातु कहते हैं इसको, इसी को अंग्रेजी में एलवाई बोला जाता है। तो मिश्र धातु एलवाई, तो पीतल में Cu प्लस Zn।
अधातु जो द्रव में होता है, जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, ये बिल्कुल पॉपुलर है, आपको मालूम है, ब्रोमीन है ना। अधातु जो द्रव अवस्था में ब्रोमीन, धातु जो द्रव अवस्था में मरकरी। एकल बंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। आपको तो पता ही है कि हाइड्रोकार्बन 3 तरह के, ऐसे 2 ही तरह के हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम एल्केन कहते हैं, वो सिंगल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध होता है, और उसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? जनरल फार्मूला CnH2n+2। और दूसरा है एल्कीन, जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का पहला मतलब ग्रुप है। ये 2 तरह के, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का क्या होता है? CnH2n होता है, और एल्काइन का CnH2n-2 होता है। एल्कीन डबल बॉन्ड और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो ये भी बात हो गई एकल बंध वाले के साथ साथ आपने डबल ट्रिपल भी देख लिया। परमाणु संख्या 16 वाले तत्व की वर्ग संख्या कितनी होगी? 16 होगी। बिहार में जल संचयन की प्राचीन विधि आहरा कहलाती है। बिहार में जल संचयन की जो प्राचीन विधि है वो आहरा के नाम से जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के इस वीडियोज में हम लोगों ने जितने सारे क्वेश्चन का डिस्कशन किया, इस मास्टर वीडियो में आपके लिए एक खूबसूरत कलेक्शन हमने लाया हुआ है। और यथासंभव हर वीडियो से 2, 4, 5 क्वेश्चन तो आपके आने ही आने हैं, एकदम गारंटी मान करके चलिए, क्योंकि कलेक्शन ही इतना सोच समझ करके किया जाता है ताकि हमारे बच्चों को इस प्लेटफॉर्म से उदास होना ना पड़े, और एग्जाम में वो किला ठोक आंसर दे करके आए, और विथ फुल कॉन्फिडेंस। ऐसा नहीं कि ये कंफ्यूजन वो जी नहीं, उसके लिए ये वीडियो नहीं बन रहे हैं। हमारे दोस्तों के लिए, हमारे उन बच्चों के लिए जो अपने मार्क को बहुत ज़्यादा ऊपर लेवल तक ले जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारा प्रयास जारी है। और इस प्रयास में आप जितना मेहनत करेंगे उतने बेहतरीन तरीके से सफल होकर के सबके ऊपर आकर बैठेंगे, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूं। और आपके मेहनत की तो ईमानदारी ही आपके परिणाम का द्योतक होगा, ये बात सभी जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। हमारा प्रयास आपकी सफलता। थैंक यू, लगे रहिए।